नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में भी नाड़ी दोष है, जो अक्सर हमने सुनने को मिलता है, कोई बताया जाता है कि आपको नाड़ी दोष है या आपके गुण मिलान किया था, कुंडली मिलान कराया था, उसमें नाड़ी दोष निकले हैं, नाड़ी के पॉइंट्स नहीं मिले हैं। तो होता क्या है नाड़ी दोष, और क्या ये नाड़ी दोष सही में आपकी कुंडली पे असर डालता है? और अगर आप मान लीजिए किसी को चाहते हैं या आप किसी कोई शादी प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहते हैं और सिर्फ एक नाड़ी दोष की वजह से वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो प्रपोज़ल आपके लिए सही होगा या नहीं होगा? एक लाइव एग्जांपल लूँगा। एक एग्जांपल कुंडली एक मैच मेकिंग की है, जो कि हमारे कमेंट सेक्शन में ही आई हुई है। जैसे कि मैं फ्री एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो उसमें कमेंट सेक्शन के अंदर ना काफ़ी वो आती हैं, हमारे मैच मेकिंग की रिक्वेस्ट आती हैं। तो उसी मैच मेकिंग की रिक्वेस्ट के अंदर जिनके नाड़ी दोष की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उन्हीं की कुंडली का लाइव एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम होती क्या है। होता क्या है, जैसे आप कई बार वैद्य के पास भी जाते थे, डॉक्टर्स के पास भी जाते थे, कोई भी गलत नहीं होता, मगर अगर आपको कहा जाए कि आपके पेट में परेशानी है, मगर पेट में तो बहुत चीज़ें होती हैं, पेट में आते भी होती हैं, इंटेस्टाइन है, लीवर है, पेट के अंदर किडनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उसको जनरलाइज एक दवाई से नहीं ले सकते कि हाँ जी सबको पेट की यही प्रॉब्लम होगी। पेट की, सबको पेट के अंदर आंतों की प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर एक्चुअल प्रॉब्लम होगी क्या, तो ये कोई स्पेशलाइज बता सकता है। तो हम बात करेंगे कि सिर्फ नाड़ी दोष से क्या प्रॉब्लम होती है, तो क्या वो प्रॉब्लम एक्चुअल में इतनी बड़ी है कि हमें वो शादी नहीं करनी चाहिए, या प्रॉब्लम कुछ और है। क्योंकि अक्सर शादियां हो जाती हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम आती हैं, वहाँ नाड़ी दोष नहीं होता मगर फिर भी प्रॉब्लम आती है, या प्रॉब्लम आती है और नाड़ी दोष भी होता है, तो सारा जो क्रेडिट है वो नाड़ी दोष ले जाता है। एक्चुअल में है क्या, तो चलिए कुंडली के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं सबसे पहले कि नाड़ी दोष होता क्या है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि ये नाड़ी वो नाड़ी नहीं होती जो उसको हम नस कहते हैं। ये नाड़ी होती है कि तीन तरह की नाड़ी हमारे शरीर के अंदर कहा गई है, एज पर ये नक्षत्रों के नाड़ी दोष के मुताबिक। होता क्या है, एक वात, एक पित्त और एक कफ। जो वात होता है वो होता है एयर एलिमेंट, और जो पित्ता होता है वो होता है फायरी एलिमेंट, और जो कफ होता है वो होता है वाटर एलिमेंट। तो जितने भी नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं, इन 27 नक्षत्रों को इन्हीं तीन कैटेगरीज में बांटा गया है कि वात के कौन से हैं, जैसे एयरी हो गए। उसके बाद फायरी, फायरी जैसे हमारे अगर राशियों में भी अगर हम देखें तो राशियों के अंदर जैसे फायरी राशियां होती हैं। तो और इसी हिसाब से कफ होता है। कफ का मतलब हो गया वाटरी। वाटरी साइंस कौन कौन से होते हैं हम सब जानते हैं, कैंसर वगैरह। तो ये सब वाटरी साइंस होते हैं। तो इनमें कहा गया है कि अगर आपके नक्षत्र जैसे 9 नक्षत्र तीनों के अंदर आ गए हैं, तो ये बोला गया है कि अगर लड़के की और लड़की की कुंडली में, दोनों की कुंडली में अगर उनका एलिमेंट सेम हुआ, जैसे अगर वो दोनों वात के एलिमेंट के नक्षत्र में हुए, या दोनों कफ के हुए, या दोनों पित्ते के हुए, अगर वो दोनों में हुए, तो उनकी प्रॉब्लम आएगी फिजिकल कंपैटिबिलिटी के अंदर। उनको कोई ना कोई बीमारियां लगी रहेंगी। इसके कई सारे इफेक्ट्स बताए गए हैं, जैसे कि आपको बच्चा नहीं हो पाएगा, आपको मेडिकल रीजंस रहेंगे, परेशानियां रहेंगी मेडिकल, आप कंफर्टेबली नहीं हो पाए, कंफर्ट नहीं, मेडिकल कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट नहीं ले पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे कहते हैं कि एक एग्जांपल भी दो, कई मैंने वीडियोस भी देखे थे और कई बार समझने की कोशिश की, तो उसमें ये भी बताया गया था कि जैसे फायरी है, अगर दोनों फायरी होंगे तो वो आपस में लड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा फायरी मतलब एक लिमिट से ज़्यादा लड़ेंगे। दोनों इमोशनल होंगे तो दोनों इमोशंस के अंदर बहे रहेंगे। कुछ चीज़ें ठीक हैं, मगर किस हद तक, उस बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे अगर हम नॉर्मली कैंसर साइन में भी देखें, कि जैसे मैंने कर्क राशि के ऊपर वीडियो बनाया था कि कर्क लगन के अंदर होता है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, एक चीज़ ये बताना, उससे पहले बताना चाहूँगा कि ये मून किस नक्षत्र में बैठा है, इस पर डिपेंड करता है कि मून किस नक्षत्र में बैठा है जन्म के समय में। ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जैसे होता क्या है कि हम चंद्रमा का, सॉरी, कर्क राशि के थे, कर्क लगन के अगर हस्बैंड और वाइफ है, कर्क लगन काफ़ी इमोशनल लगन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये बहुत अटेंशन सीकर होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल होते हैं ना।
किसी पे दिल आएगा तो बहुत सारी चीज़ें दान कर देंगे, ये भी ले जाओ। किसी ने आया तारीफ़ की, कोई तारीफ़ की छोटी सी कि भैया आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तो उसके लिए खाना बनाने लग जाएंगे कि आपकी ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। तो मतलब एक है कि पपीते पे बड़ी जल्दी चढ़ जाते हैं, पपीते के पेड़ पे। तो अगर दोनों इमोशनल होंगे तो वो दोनों एक दूसरे की बातें खींचेंगे। वो कहेगा जी मेरे को तेरे घर वालों के यहाँ इज्जत नहीं मिली, मेरे को तेरे घर वालों के यहाँ नहीं मिली। वो दोनों एक दूसरे की ये जो खींचातानी चलेंगी, तो ये कुछ वजह थी कि जिस वजह से इमोशनल साइंस नहीं मिलाए गए थे। मगर ये दोष हो जाए कि इससे एक भयंकर ये प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको हम एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं। ठीक है ना, कि सेम एलिमेंट के अंदर अगर शादी करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि दोनों का वात बड़ा होगा, या दोनों का पित्ता बड़ा होगा, या दोनों का कफ बड़ा होगा, तो वो मेडिकल प्रॉब्लम्स देगा। क्योंकि होता क्या है, फिजिकल कंपेयर, शादी के बाद जब हम फिजिकल रिलेशंस के अंदर आते हैं तो बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंज आते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए ये बनाया था कि ये जो नक्षत्र होंगे इनके कफ बड़े होंगे, या इनका पित्ता बड़ा होगा, या इनका पित्ता बड़ा होगा, एयर तत्व या ये सब चीज़ें बड़ी हुई होंगी। तो अगर सेम ये उसके अंदर शादी करते हैं एलिमेंट के अंदर, तो अभी एक कुंडली लेते हैं। ठीक है, इस कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि कुंडली के अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। एक मैच मेकिंग की कुंडली है, इनकी शादी हो चुकी है। शादी होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको आ रही थी उस बारे में डिस्कशन करते हैं। और क्या हम मैच मेकिंग में हम देखें कि जिससे नाड़ी दोष है, मगर क्या सिर्फ नाड़ी दोष ही प्रॉब्लम सारी लेके जा रहा है या प्रॉब्लम्स और भी हैं। ठीक है, तो चलिए कुंडली देखिए, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर लड़के की कुंडली है, ऊपर नीचे लड़की की कुंडली है। लड़के की कुंडली है जो वो कन्या लगन की कुंडली है, और जो लड़की की कुंडली है वो लड़की की कुंडली जो है वो कुंभ लगन की कुंडली है। तो ये कुंभ लगन की कुंडली है और इसके अंदर ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। अगर आप नीचे देखें तो नीचे इसका इनका गुण मिलान हुआ है। गुण मिलान में इनको 12 अंक मिले हैं। तो ये एक लव मैरिज की कुंडली है। गुण मिलान में इनको 12 अंक मिले 36 में से, कि जिसके अंदर इनकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी के इनके 0 है। नाड़ी दोष मतलब 0 पॉइंट मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि इनको नाड़ी दोष की प्रॉब्लम है इस कुंडली, इस मैच मेकिंग के अंदर। तो जानते हैं और भी चीज़ें इसके अंदर कि इस कुंडली में कुछ अच्छी चीज़ें क्या है और कुछ नेगेटिव क्या है। अगर सबसे पहले हम बॉय लड़के की बात करते हैं, हम बेसिकली करेंगे क्या, इनको 4 स्टेप्स के अंदर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि 4 स्टेप्स हमें क्या बेसिकली देखनी है। 4 स्टेप्स जो हमने मेन चीज़ इन पे ध्यान देना है मैच मेकिंग के अंदर। एक तो नाड़ी दोष है, वो तो हमें दिख रहा है कि नाड़ी दोष की प्रॉब्लम है, गुण भी नहीं मिल रहे हैं। ये पहले स्टेप पे अगर अरेंज मैरिज के तौर पे आएगी तो ये शादी नहीं करवाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगी। मगर हम बात करते हैं कि उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के, कि नाड़ी दोष के बाद भी, क्योंकि लव मैरिज के अंदर आदमी गुण नहीं देखता, आदमी ये चीज़ें नहीं मिलाता। अरेंज मैरिज के अंदर वो एक स्टेप आगे जाता है, नहीं तो वो कोई उपाय कराने की कोशिश करेगा। वो होता क्या है कि आप किसके पास जा रहे हैं तो उस हिसाब से आप इस प्रॉब्लम को डील करेगा। तो हम कोशिश करते हैं इसको इस हिसाब से डील करने की कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि और प्रॉब्लम्स क्या है इसके अंदर। तो हम इसको बेसिकली 4-5 कैटेगरीज लेते हैं जो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या ये मैच बन पाएगा सही या नहीं बन पाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी कैटेगरी हम जो मेन कैटेगरीज देखनी है वो 4 कैटेगरीज वो ये हैं। लड़का और लड़की का लविंग एंड केयरिंग नेचर है, क्या दोनों में से एक का भी लविंग एंड केयरिंग नेचर है, अगर है तो बेस्ट है। दूसरा हमने देखना है इनकी चाइल्ड बर्थ की चांसेस कितने हैं, चाइल्ड बर्थ इस कुंडली के अंदर होगा या नहीं होगा, या चाइल्ड बर्थ के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएंगी। तीसरा हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, क्या फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस मेजर लिखी हैं या फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस नॉर्मल लिखी हैं। होता क्या है कि आप हमेशा अपनी कैटेगरी में शादी करते हैं, लोअर क्लास वाला लोअर क्लास में करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपर लोअर में कर देगा, मगर वो मिडिल क्लास के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो मिडिल क्लास के अंदर जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चाहे वो मिडिल क्लास के सबसे लोअर के अंदर हो, जैसे मिडिल में भी अलग कैटेगरीज होती हैं, हायर में भी अलग कैटेगरीज होती हैं। तो जब भी हम अपनी क्लास पार करते हैं तो हमें एक मेजर पॉजिटिव और नेगेटिव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते। गांव वाला बंदा अगर शहर आके शादी करता है तो वो बहुत चीज़ों में, चाहे वो शहर के गरीब बंदे से शादी करे और वो गांव में बेचारा अमीर हो सबसे, मगर वो कंफर्ट नहीं ले पाएगा, वो कंफर्टेबल नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये चेंजेस बहुत कम आते हैं। तो हमें ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, कि अगर वो सेम कास्ट में शादी कर रहा है, सेम लेवल पे शादी कर रहा है, कहीं फ्लक्चुएशन ज़्यादा तो नहीं है, पॉजिटिव फ्लक्चुएशंस हैं या नेगेटिव हैं, ये कैसी रहेगी फ्लक्चुएशंस। चाइल्ड बर्थ हो गया, फाइनेंशियल हो गया, फिर हम देखेंगे डिप्रेशन और एंग्जाइटी तो नहीं है, कि दोनों में से एक के पास डिप्रेशन एंग्जाइटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर दोनों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी है तो ये मैरिड लाइफ ख़राब कर देगा,
इसमें फिर नाड़ी दोष चाहे हो या ना हो ये खराब कर देगा। पांचवी चीज़ हम देखेंगे इसके अंदर, कोई मेजर हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, कोई मेजर हेल्थ इश्यूज तो नहीं है दोनों में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लड़के की हॉरोस्कोप से, ठीक है। लड़के की हॉरोस्कोप देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये लड़के की हॉरोस्कोप कन्या लगन की कुंडली है। अगर आप ध्यान से देखें, इसका जो बुध है वो पहले घर में बैठा हुआ है, और जो बुध है वो 10वें घर का मालिक है। 10वें घर का मालिक है और पहले घर का भी मालिक है, और पहले में ही बैठा हुआ है। तो यानी वो पहले और 10वें घर के फल देगा। इसका ये मतलब हो गया कि जो लड़का है उसका प्रोफेशन बहुत स्ट्रांग होगा। लड़का प्रोफेशनली हमेशा बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेगा, मतलब प्रोफेशन उसका बहुत अच्छा रहेगा, कि मतलब प्रोफेशन की तरफ ही रहेगा। प्लस माइनस की बात अभी नहीं करते हैं, वो जब हम ये देखेंगे इसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फिर हम देखेंगे। अभी हम बात करते हैं कि इसका फाइनेंशियल जिसे हम कहते हैं होड़ लगी रहेगी कि यार मेरे को कुछ ना कुछ करना है, अपने से रिलेटेड बिजनेस करेगा ये। अपने से रिलेटेड बिजनेस का मतलब हो गया जैसे जिसका ये आर्टिस्ट भी खुद होगा, काम भी ये खुद करेगा। जैसे हम कहते हैं ना आजकल के बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ले लो या कोई भी ले लो जो खुद से काम करते हैं, जिसके अंदर वो किसी को इन्वॉल्व नहीं करते, तो वो खुद से काम करने वाला होगा। सेकंड पॉइंट, अभी हमने देखा कि उसका नेचर कैसा होगा। नेचर के अंदर अगर हम देखें तो हमारे को चाइल्ड बर्थ के लिए और नेचर के लिए हमें 5th हाउस देखना होता है कि 5th हाउस कितना स्ट्रांग है, 5th हाउस है कैसा। अगर 5th हाउस हमारा अच्छा है तो इसका मतलब नेचर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब हम इसके 5th हाउस पे नज़र मारते हैं। अगर हम 5th हाउस पे नज़र मारें तो 5th हाउस में कौन सी राशि है? 10वीं राशि। 10वीं राशि का मतलब हो गया 10वीं राशि का जो लॉर्ड है वो है शनि। तो 5th हाउस के अंदर शनि है, और शनि कहाँ बैठा हुआ है? शनि बैठा हुआ है 1st हाउस के अंदर। तो शनि 1st हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो शनि कैसे फल देगा? 5th हाउस के ऊपर और देखिए कि और किसी ग्रह की कोई नेगेटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव दृष्टि तो नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो 5th हाउस पे किसी की दृष्टि नहीं है। 5th हाउस पे किसी की दृष्टि नहीं है, कोई नेगेटिव प्लैनेट की भी दृष्टि नहीं है। तो 5th हाउस एक नॉर्मल हाउस रहेगा। 5th हाउस के साथ कोई मेजर फ्लक्चुएशंस नहीं लिखी, तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा मगर बहुत खराब भी नहीं कह सकते, ठीक है। अब इस पर सब डिपेंड करता है शनि के ऊपर, क्योंकि शनि की कैलकुलेशंस के अंदर शनि के क्योंकि ये शनि इस राशि का लॉर्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो शनि के साथ जब शनि की दशा आएगी तो 5th हाउस के साथ आएगा। मगर हमें ये भी देखना है कि 5th हाउस के साथ और क्या जुड़ा हुआ है, क्योंकि शनि जो है शनि किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। अगर हम बेसिकली देखें तो शनि पहले, 5वें और 6ठे हाउस के फल देगा, क्योंकि पहले हाउस में खुद बैठा है और 5वें और 6ठे का फल देगा। तो इसका मतलब वो 5 के साथ 5th हाउस के साथ 6th हाउस थोड़ा बहुत लगा हुआ है। इसका ये मतलब हो गया कि लड़के के ऊपर थोड़े वगैरह लोन्स वगैरह हो सकते हैं, कि थोड़े बहुत लोन्स वगैरह हो सकते हैं, मगर प्रोफेशनली लोन लेगा, नॉट पर्सनली लोन, प्रोफेशनली लोन्स लेगा, ठीक है। अब हम इसके और प्लैनेट्स देखें। अगर हम इसके 10वें हाउस में देखें तो राहु और चंद्रमा है। राहु और चंद्रमा हम कहेंगे कि चंद्र ग्रहण भी लगा रहा है, मगर वो 10वें हाउस में बैठा है। अगर वो 10वें हाउस में बैठा है और जो चंद्रमा है वो 11वें हाउस का मालिक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि 10वें और 11वें का कनेक्शन हो गया, तो लड़के के पास पैसे की कमी नहीं आएगी। लड़के का फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा हो गया। हमने क्या क्या देखा? हमने चाइल्ड बर्थ का देखा कि नॉर्मल है, चाइल्ड बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हम इसको नेगेटिव नहीं कहेंगे, पॉजिटिव भी नहीं कहेंगे, नॉर्मल है। कि नॉर्मल होता है तो बॉय की कुंडली में नॉर्मल हॉरोस्कोप के अंदर अगर चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम नहीं है तो ये कुंडली अच्छी मानी जाती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैंने बताई कि अच्छी है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाइनेंस का अच्छा ग्रोथ होने के चांसेस लिखे हैं। और इसके अंदर क्या बता? फिजिकल कंपैरेटिव, हाँ, मेजर बीमारी कौन से ग्रह देते हैं? 6th, 8th और 12th हाउस। 12th हाउस में इसके बैठा हुआ है शुक्र और वीनस, ठीक है। शुक्र और वीनस 12th हाउस में बैठा हुआ है, सॉरी, शुक्र और सन 12th हाउस में बैठा हुआ है। शुक्र और सन की युति होती है, युति देखनी होती है कि किस राशि के अंदर बन रही है। अगर हम ध्यान से देखें सन की राशि के अंदर बन रही है, यानी सन पावरफुल है, तो थोड़ी बहुत इसको लग्जरीज की प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी बहुत उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। हम कहेंगे कि मेल स्पर्म्स की प्रॉब्लम आ सकती है, मगर वो भी इतनी इफेक्टेड नहीं है, क्योंकि और कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं है, और कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं है। तो 8th हाउस में कोई नहीं बैठा हुआ, 8th हाउस में कोई नहीं बैठा हुआ। 8th हाउस मंगल का हाउस है, मंगल 3rd हाउस के अंदर है, मंगल भी अपने ही घर के अंदर बैठा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखिए तो मंगल भी अपनी ही राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो मेजर बीमारी के भी कोई चांसेस नहीं है। तो ये हॉरोस्कोप अगर हम कहेंगे तो मेल हॉरोस्कोप अच्छी है।
तो अगर हम नाड़ी दोष के हिसाब से देखें तो इनमें प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर अब इसको कहा ऐसा जाएगा कि अगर ये लड़का और लड़की का मैच होता है तो ये दोनों में प्रॉब्लम आएगी, लड़के को बीमारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो नाड़ी दोष की वजह से हुई है। ये प्रॉब्लम नाड़ी दोष का एक रीज़न दे सकता है। हम बात करते हैं अब लड़की की हॉरोस्कोप की। ठीक है, लड़की की हॉरोस्कोप की बात करते हैं। लड़की की हॉरोस्कोप ये देखिए, आप कुंभ लगन की कुंडली है। इसका मार्स और वीनस थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। मार्स और वीनस अग्रेशन देता है। मार्स और वीनस अग्रेशन देता है। अगर आप ध्यान से देखें तो लड़की के अंदर, लड़की की हॉरोस्कोप एक अग्रेशन बना रही है, एक जिसे हम कहते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है वो जिसे हम कहते हैं कर्म का भी होता है, छोटे भाई बहन का भी होता है, मगर उसका लिंक इधर नहीं है। हमारे टॉपिक से लिंक है उसकी बात हम ये करेंगे कि करेज का हाउस भी होता है। तो लड़की एफर्ट्स पूरे करती है, इस लड़की में कोई कमी नहीं है, लड़की एफर्ट्स पूरे करती है। ये लड़की किसी भी काम के पीछे पड़ जाए तो करती है। प्रोफेशनल हाउस इसका बहुत स्ट्रांग है। इसका राहु जो 5th हाउस में बैठा हुआ ना, ये बता रहा है कि ये जो लड़की है इसको जो लव होगा, जो लव वो दूसरी कास्ट के लड़के से हो सकता है। तो वही तो गुण मिलान के अंदर आ रहा है कि मैच नहीं करा। लड़का जो होगा वो दूसरी कास्ट का होगा, ठीक है, मगर उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, इसलिए लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा बने। 6th हाउस बहुत स्ट्रांग है इसका। 6th हाउस स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, प्रोफेशनली लड़की बहुत स्ट्रांग रहेगी। अगर अब इनके प्रॉब्लम्स की बात करें, एक तो हमने चाइल्ड बर्थ का कहा। चाइल्ड बर्थ में मेजर जो हॉरोस्कोप देखी जाती है वो गर्ल हॉरोस्कोप देखी जाती है कि क्या गर्ल हॉरोस्कोप में दम है। गर्ल हॉरोस्कोप में अगर दम है तो ही चाइल्ड बर्थ में। 5th हाउस में कौन बैठा है, राहु, यानी राहु के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। चाइल्ड बर्थ के लिए भी ये हॉरोस्कोप कंपैटिबल है। तो बेसिकली, क्योंकि मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि इनके बीच में अगर प्रॉब्लम रहेगी तो एक चीज़ को लेकर रहेगी, वो होगा 1st हाउस। 1st हाउस ईगो क्लैश होगी। ईगो क्लैश होगी। जो मार्स वीनस इकट्ठा है उसकी वजह से लड़की में एग्रेशन आएगा। उसकी वजह से लड़की अप जिसे हम कहते हैं मुंह पे बोलने वाली होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। लड़के का नेचर जो है वो समझदार वाला होगा, क्योंकि वो कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन की जो कुंडली होती है वो लोग एडजस्टेबल होते हैं और डिपेंड नहीं होते। हाउस होल्ड वर्क के लिए लड़की की कुंडली ठीक नहीं है, मगर प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग है। अगर ये लड़की प्रोफेशनली वर्क करती है, अगर ये लड़की प्रोफेशनली अपने आप को ग्रो करती है, अपना ज़्यादा मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती है, तो ये मैच बहुत बेस्ट मैच में जाएगा। अगर ये प्रोफेशनली लड़की नहीं जाती है और सारा दिन सिर्फ घर पे रहती है, तो उसका जो प्रोफेशन का प्लैनेट है वो उसको तंग करेगा। और वो जब उसको तंग करेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो होगा वो राइट लेफ्ट झगड़ों के अंदर कन्वर्ट होगा। तो अगर इसकी प्रॉब्लम नाड़ी दोष नहीं है, नाड़ी दोष एक प्रॉब्लम है कि चलो फिजिकल प्रॉब्लम्स तो बाद में आएंगी, मगर उससे पहले ये दोनों साथ रह नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से डाइवोर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो डाइवोर्स से बचाने के लिए इस मैच मेकिंग के अंदर सबसे पहले लड़की को किसी बिजनेस में, किसी वर्क में इन्वॉल्व मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम रहना चाहिए। अगर वो रहेंगी, क्योंकि लड़का एडजस्टेबल है, कन्या राशि का है, वो प्रोफेशन के अंदर अपना स्ट्रांग रहेगा। अगर लड़की बैठ के सिर्फ उसका इंतजार करेगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ज़रूरी नहीं है वर्क सिर्फ फाइनेंशियली आप कमज़ोर हैं इसके लिए करना चाहिए, आपको इसके लिए भी करना चाहिए कि आपके प्लैनेट्स तो नहीं करवा रहे हैं। अगर आपके प्लैनेट्स करवा रहे हैं तो आपको उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना वो आपको आराम से बैठने नहीं देंगे। ये कुंडली एनालिसिस का मेरा एक तरीका था। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आपसे जल्दी मिलता हूँ एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।